स्वागत है, आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का। और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। किसानों के साथ साथ रोजगार के मुद्दे पर 2024 की तैयारी चल रही है और अब इस सेगमेंट में हम कुछ रैपिड फायर बातें करेंगे, यानी कई मुद्दों को छूंगे एक साथ और हमारे एक्सपर्ट्स के कमेंट्स आपके सामने होंगे। बात हम बेरोजगारी की करते हैं। 24 में क्या बेरोजगारी कोई बड़ा मुद्दा बन सकता है? विपक्ष हर चुनाव में, चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, बताता है देश के अंदर क्या बदहाली है, कितनी बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 10 लाख नौकरियां बांटने का जो इरादा किया है, उसकी एक किश्त में आज 70,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र उन्होंने दिए। ऐसे ही बिहार के अंदर भी लालू प्रसाद यादव के बेटे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी आज रोजगार मेले में ऐसे सरकारी नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। बिहार में जो हुआ उस पर कमेंट किया नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में। उन्होंने कहा कि विपक्ष के राज में नौकरी के लिए रेट कार्ड चलता है, लोगों की जमीनें मंत्री लिखवा लिया करते थे अपने नाम। बीजेपी की सरकार में युवाओं को भविष्य का सेफ गार्ड मिलता है। तो केंद्र की जो ये योजना है, इसके बारे में आपको हम सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले कि आखिर कितनी नौकरियां केंद्र सरकार देने जा रही है, कितनी नौकरियां दे चुकी है, किन विभागों में ये नौकरियां दे रही है। आपको विपक्ष लगातार बताता है देश के अंदर लाखों नौकरियां जो हैं उसको रिक्त पड़ी हुई हैं। 13 जून को 70,000 नियुक्तियां, यानी आज, इससे पहले 16 मई को 71,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने इसी तरह वितरित किए थे। जो कैंडिडेट्स थे उनको बांटे गए थे। तो ये किश्तों में काम चल रहा है, कुल जाना है 10 लाख तक। किन किन विभागों में नौकरियां दे रही है केंद्र सरकार? फाइनेंशियल सर्विसेज में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में, ऐसे ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, परिवार कल्याण मंत्रालय में, एटॉमिक एनर्जी विभाग में, ऑडिट अकाउंट्स में, रेल में, रक्षा में, गृह मंत्रालय में, राजस्व विभाग में। केंद्र सरकार में तमाम मंत्रालयों के अंतर्गत आने वाले जो रिक्त पद हैं वो भरे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी तक 4,29,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे जा चुके हैं। 45 जगहों पर हर महीने एक साथ रोजगार मेला लगता है और लगभग आप कहते हैं 4.25 लाख अपॉइंटमेंट लेटर्स जो हैं बांटे जा चुके हैं। कुल 10 लाख लोगों को ये नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री को बांटने हैं। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है सरकारी नौकरियों में भर्ती का, ये एक तरफ बिहार में भी ये हुआ था। और आपको बता दें कि उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमेंट किया। क्या अंतर है विपक्ष की जब सरकारें थीं या जहां अब हैं, वहां जब नौकरी दी जाती है, और बीजेपी की सरकार जब नौकरी देती है? एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। एक राज्य में कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है? नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। प्रधानमंत्री ने जिन राज्यों की ओर इशारा किया हम आपको बताएंगे। प्रदीप जी, नौकरियां बिहार में भी बंट रही हैं, नौकरियां केंद्र भी बांट रहा है। प्रधानमंत्री ने 2 राज्यों की इसमें चर्चा की है। एक जहां पर, या एक मंत्री की जहां पर जमीन बदले में ले ली जाती थी, और दूसरा राज्य जहां पैसा ले लिया जाता है। कहां है इशारा? देखिए, एक तो जमीन वाला जो है वो सीधे सीधे लालू प्रसाद यादव पर, जब रेल मंत्री रहते हुए, और उस पर जो है जांच भी हो रही है और चार्जशीट फाइल होने वाली है। तो मामला काफ़ी आगे बढ़ चुका है। दूसरा, अभी ईडी ने पकड़ा है पश्चिम बंगाल में कि रेड कार्ड था। चपरासी की भर्ती होना 4 लाख रुपए, क्लर्क होना है 5 लाख रुपए। इस तरह से रेट तय था कि किस पद के लिए कितने लाख रुपए देने हैं। तो देखिए, बेरोजगारी की समस्या देश में है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उससे परेशानी भी है लोगों को, इससे भी इनकार नहीं है।
लेकिन आज तक किसी चुनाव में बेरोजगारी या महंगाई चुनाव का निर्णायक मुद्दा नहीं बनी है। और मुद्दों के साथ ये भी होती है, जैसे थाली में बहुत सी चीज़ें होती हैं तो उसमें जो मुख्य भोजन है दाल चावल रोटी सब्जी, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं, उस तरह से ये इसका असर होता है। तो बाकी कोई एक मुद्दा बड़ा बन जाए तो उसके साथ ये मुद्दे भी प्रभावी होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरा, जिस तरह से इस सरकार ने स्वरोजगार को जो है बढ़ावा दिया है, छोटे लोगों, छोटे उद्यमियों को या कहें छोटा कारोबार करने वालों को जो ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो नाराजगी को कम करने में ये सरकार अभी तक कामयाब दिख रही है। ऐसा नहीं है कि लोग इतने नाराज हो गए कि सड़कों पर उतर आए, आंदोलन होने लगे। और भाई देखिए, दो बड़ी बातें विपक्ष कहता है, महंगाई बेरोजगारी की आप बात बता ही रहे। महंगाई इस वक्त 2 साल के न्यूनतम स्तर पर चल रही है। कल ही जो आंकड़ा आया है, महंगाई 4.25% पर चल रही है। जो रिजर्व बैंक का जो है वो नॉर्म है कि 4 से 6% के बीच में होनी चाहिए, तो उसमें लोअर एंड पर है। तो इसलिए वो मुद्दा तो नहीं बनने वाला है कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा। ये जो 10 लाख नियुक्तियां की जाएंगी 1 साल के अंदर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि ये सरकार करती है, ये भाई बहुत जरूरत होती है उन विभागों में तो ये भर्तियां पहले भी हो जाती। इसका मतलब तो इन भर्तियों के बगैर भी काम चल रहा है। तो ये चुनाव के नजरिए से भर्तियां हो रही हैं। दोनों चीजें हैं, काम चल रहा, मतलब धीरे धीरे लोग रिटायर भी तो होने लगते हैं। लंबे समय तक अगर आप भर्ती नहीं करते हैं तो वो संख्या बढ़ती जाती है। तो अगर आप फिर से एक असेसमेंट करते हैं कि इस डिपार्टमेंट में इतने लोगों की ज़रूरत है। दूसरा, इस बात का भी असेसमेंट होता है कि सरकार का गैर उत्पादक खर्च बढ़ने न पाए। ऐसा ना हो जितनी आमदनी हो सब जो है वो जो है तनख्वाह और भत्ते में चली जाए। ठीक है। तो इन दोनों के बीच संतुलन बिठाकर जो है वो नौकरी देने की। जरा बिहार पर एक कमेंट, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो जिक्र किया लालू यादव का, बिहार में तेजस्वी यादव भी नौकरी दे रहे हैं, वो भी नियुक्ति पत्र इसी तरीके से बांट रहे हैं। उन्होंने 10 लाख नौकरी का वादा किया था, उस वक्त बड़ा हंगामा हुआ था, कहां से लाएंगे 10 लाख नौकरियां। खैर, वो लगता है उस प्रक्रिया में वो कुछ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, वादे तो चुनाव में 10 लाख तेजस्वी ने किया था और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन था, उसमें उन्होंने 20 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन न वो 20 लाख दिखाई पड़ी। अब इनकी सरकार आ गई, उनकी सरकार चली गई। लेकिन ये जरूर है कि नौकरियां देने का एक उपक्रम करती हुई सरकार दिखाई पड़ रही है। अब 75,000 या 70,000 आज मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर प्रधानमंत्री जी ने बांटे हैं, जो तेजस्वी यादव बांट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी भी बांट रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में एएनएम जो है वो बार बार आंदोलन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो है करीब 900 से ज़्यादा वैकेंसीज थी और उनको परीक्षा हो गई, परीक्षा पास भी कर गए, लेकिन अब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। ये हाल हरियाणा में था। इन दोनों मामलों में चूंकि मैंने उसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी लिखा और उसमें कहीं कुछ थोड़ा बहुत हल भी, हरियाणा में तो थोड़ा बहुत उसका हल निकला भी, यूपी में नहीं निकला है। तो समस्याएं दोनों तरह की हैं। दरअसल क्या है कि सरकार के ऊपर दबाव है, हर सरकार पर, कि राजकोषीय घाटा जो है वो कम किया जाए बजट में, फिजिकल डेफिसिट जो कहते हैं। इसलिए हर सरकार चाहती है कि सरकारी विभागों में बोझ जो है, आर्थिक बोझ घटाने का एक दबाव है। रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। अभी जब ये बालासोर की दुर्घटना हुई तो उसके बाद ये बात सामने आई। तो हर सरकारी विभाग में लाखों पद हर राज्य में खाली पड़े हुए हैं। इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि सरकारें जो है वो नियुक्तियां टाल रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्थिक बोझ को कम कर सकें। अब सवाल ये नौकरियां कहाँ हो, या तो प्राइवेट सेक्टर में अर्थव्यवस्था इतनी बूम करे कि इंडस्ट्री बढ़े, जो छोटे उद्योग हैं, मझोले उद्योग हैं वो बढ़े। उनमें हुआ ये है कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद काफ़ी जो है मझोले और छोटे उद्योगों पे झटका लगा। अब वो उबर रहे हैं उससे, कोविड ने और उसमें जो है क्या कहते हैं करेला और नीम चढ़ा कर दिया, तो उससे भी समस्याएं पैदा हुई। चुनाव आता है तो सूट करता है कि रोजगार माहौल सृजन हो रहा था उसमें कमी आई, इसलिए बेरोजगारी का मुद्दा एक मुद्दा बना हुआ है। अच्छा, चलिए मैं आगे अगली खबर पर चलता हूं, जल्दी से हर्षी का कमेंट लेंगे। हम बात करते हैं राजस्थान की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, अब जिनके बारे में माना जा रहा है कि पार्टी ने एक तरीके से तय कर लिया है कि इनके साथ ही चलना है। राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री ने रैली की थी तो उस वक्त उनके बगल वाली कुर्सी पर वसुंधरा राजे बैठी हुई थी, जबकि उनके पास इस वक्त कोई पद नहीं है। तब भी लेकिन आप समझिए राजस्थान में चुनाव सर पर है। रोज राजस्थान की चुनावी पॉलिटिक्स की कोई ना कोई हेडलाइन बनती है, लेकिन वसुंधरा राजे इस वक्त कहां है? झारखंड में। पार्टी ने कहा कि आप 3 दिन के लिए झारखंड जाइए, उनको 4 लोकसभा सीटों का जिम्मा दे दिया है। तो
क्या दिखाता है? एक तरफ प्रधानमंत्री के पद के बगल में बैठा करके रैली में उनको एक संदेश दिया जाता है, और हरियाणा की राजस्थान की पॉलिटिक्स में इतनी उठापटक चल रही है, और वो झारखंड में उनको भेज दिया गया है। नहीं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से ये बहुत कोई अप्रत्याशित निर्णय नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं वो, और लंबे समय से वसुंधरा राजे पार्टी की यानी संगठन की गतिविधि में लगभग शून्य थी। अगर हम ये माने कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको मना लिया, जो उनके बगल की कुर्सी पे थी, जो मोदी जी और वसुंधरा जी के हाव-भाव थे, और अगर उनको एक जिम्मा देकर भेजा गया है, तो मैं इसको इसी तरह से देखता हूं जिसको कहते हैं ना कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो करने की कोशिश है वो हो रही है। और शायद वसुंधरा राजे को भी लगेगा कि हाँ ठीक है, पार्टी हमारे ऊपर भरोसा कर रही है, और शायद ये जो एक जिसको जो कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जो एक अड़चन है कि चेहरा बना के चुनाव में जाइए, तो बिना चेहरा बनाए लेकिन भरोसा जमा कर चुनाव में जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश। एक और घटनाक्रम जो नहीं हुआ इसीलिए खबर बनी, वो ये कि सचिन पायलट ने अपनी नई पार्टी नहीं बनाई, घोषणा नहीं की, जिसके कई लोगों ने भविष्यवाणी कर दी थी। मुझे लगता है ये कहा जा रहा है कि इससे भी वसुंधरा राजे का कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। वो पार्टी बनाते, अलग होते, ये मैसेज जाता कि बीजेपी के नजदीक वो आ रहे हैं, वसुंधरा राजे जी असहज होती, अब वो पार्टी में बने हुए कांग्रेस पार्टी में वसुंधरा जी सिक्योर है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, सचिन पायलट के निकलने से बीजेपी का कोई फायदा होगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, और वो बीजेपी के करीब आते ऐसा भी मुझे नहीं लगता। अगर उनको बीजेपी को के करीब आना था तो जब उन्होंने बगावत की थी वही समय था। उस समय अगर उनको आना था बीजेपी के साथ तो आ जाते। मुझे नहीं लगता सचिन पायलट बीजेपी के साथ आएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भाजपा की अलग दिक्कत है। तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई वाला मामला है। उनको छोड़ भी नहीं सकते, और जिस रूप में वो रहना चाहती हैं उस रूप में रख भी नहीं सकते। तो ये दिक्कत ये है, बीजेपी के पास राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया से बड़ा नेता नहीं है कोई, लेकिन उनको लेकर बैगेज भी है, तो उनके साथ वो एसेट और लायबिलिटी एक साथ है। ये ऐसा बहुत कम होता है नेताओं के साथ, लेकिन ऐसा है। पिछले चुनाव का नारा याद होगा आपको कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। लोग कह रहे हैं अब वो माहौल नहीं है। अब वो माहौल तो नहीं है, लेकिन वो जो घाव होता है उसके निशान रह जाते हैं। तो वो स्थिति है। वो लगता है, रिस्क लगता है कि उस समय नाराज थे लोग, फिर प्रोजेक्ट किया तो ये नहीं हो कि नाराजगी वो फिर से उभर कर आ जाए, ये डर रहता है। दूसरा, वसुंधरा राजे सिंधिया की भी अब वो स्थिति नहीं रह गई जो 2018 में थी। उनका भी प्रभाव घटा है, पार्टी के अंदर भी घटा है, पार्टी के बाहर भी, लेकिन फिर भी वो सबसे बड़ी नेता है राजस्थान में बीजेपी की। तो इसलिए दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो दोनों का फायदा है। मोटे तौर पर क्या ये कह सकते हैं राजस्थान में बीजेपी का घर कुछ व्यवस्थित हो रहा है? हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया का एक्टिव होना ये बताता है कि पार्टी ने उनको एक तरह से कहिए आप मना लिया। चलिए अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं। एक खबर आई यूपी से, आपने कल इसकी सोशल मीडिया में खूब चर्चा देखी होगी और आज अखबारों में भी खबर छपी हुई है, लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। यूपी के मिर्जापुर में मोदी योगी के नाम पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी। खबर यह आई कि एक व्यक्ति मिर्जापुर में वो टैक्सी में चढ़े और उनका जो ड्राइवर था, बताया गया कि वो मुसलमान था, और वहां एक पॉलिटिकल चर्चा शुरू हो गई। जैसे अक्सर होता है, आप किसी गाड़ी में बैठते हैं, आप चालक के साथ ऐसी बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और होते 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 नरेंद्र मोदी और योगी के नाम पर बहस इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर ने पहले तो सवारी को गाड़ी से उतारा, और कहा जा रहा है ये कि उसके बाद गाड़ी से उस व्यक्ति को टक्कर मारी और कुचलकर उसकी हत्या कर दी। एक बार सुनते हैं इस पर जो आई विटनेस है उसका क्या कहना है। शादी थी लड़के की, उसने किराए की गाड़ी लिया था और किसी को छोड़ना था। योगी को गाली दे रहा था। उधर सामने ये ड्राइवर इधर तक और जो है वो विरोध किए, क्यों गाली दे रहे हो, क्या बिगाड़ा है। उन्हें गाड़ी से बोले कि गाड़ी रोको, रोके जब तो उसने जानबूझ के गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा, वो कौन था, क्या नाम था उसका जिसे गाड़ी वो मुस्लिम ड्राइवर था, 25-26 साल का, इसलिए वो योगी का विरोध कर रहा था। अच्छा, गाड़ी में जो मृतक थे, हाँ, ये इन्होंने विरोध किया था कि योगी, हाँ। इस मुद्दे पर जो सवाल उठा है, जिस पर आज हम आप लोगों का कमेंट चाहते हैं, वो ये, ओवैसी साहब इस वक्त अमेरिका में हैं, वो वहां से बहुत कुछ कह रहे हैं, उस पर अभी हम आपको सुनाएंगे। मौलाना मदनी साहब जमीयत उलमा हिंद के, वो गृहमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, मुसलमानों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे थे कि ये जो हुआ, ये हेट क्राइम क्यों नहीं कहलाता।
क्या ये हेट क्राइम है? नहीं, ये हेट क्राइम किस तरह से है इसका अनुमान लगाइए। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, ये इस देश में एक अजीब किस्म का नैरेटिव चलाया जाता है कि मोदी योगी आए इसलिए हिंदू मुसलमान वाला मामला हो गया। उनके आने के पहले से इस तरह की घटनाएं होती थी। और अभी आप याद कीजिए, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री दोबारा चुने गए हैं तो मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, देवरिया का मामला था। एक मुसलमान जो भाजपा कार्यकर्ता था, इसलिए उसको पीट पीट के मार डाला क्योंकि वो मिठाई खिला रहा था। क्यों? क्योंकि वो योगी के जीतने की खुशी में मिठाई खिला रहा था। बरेली में एक महिला को उसके पति ने इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि उसने बातचीत में घर में बता दिया कि अरे मैंने वोट तो वो योगी को दे दिया था, क्योंकि वो महिलाओं के हक की बात करते थे। और आप ये जोड़िए, अब यहां हिंदू उसको एक मुसलमान ड्राइवर इसलिए गाड़ी चढ़ा देता है क्योंकि योगी की वो बुराई कर रहा है और ये कहते हैं कि भाई गाली मत दो। मुझे लगता है कि इस देश की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ठेकेदारों को, और जो मैं फिर से कहता हूं, कल विनोद जी ने मुझसे कहा कि आप सेकुलरिज्म पे इतना नाराज क्यों होते हैं, तो मैं कहता हूं कि असली सेकुलरिज्म हो तो ठीक है, ये फ्रॉड वाला सेकुलरिज्म है जिसमें आप जानबूझकर हिंदू मुसलमान के बीच में खाई करते हैं और यहां तक ये स्थिति पहुंचती है। इससे ज्यादा घृणा, द्वेष, विद्वेष फैलाने वाली घटना हो नहीं सकती, इसका जिक्र होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स हो समाज का और हमारे नेताओं का, वो बराबर होना चाहिए, हर मुद्दे पर एक समान होना चाहिए। तभी आप माने जाएंगे कि आप जहां खड़े हैं अपने मूल्यों पर खड़े हैं और आप हिलते नहीं हैं जब वहां पर डेमोग्राफी बदल जाती है या जहां पर व्यक्ति बदल जाता है। इस घटना को पलट कर देखिए विनोद जी, यहां ड्राइवर हिंदू होता और सवारी मुसलमान होती, और हिंदू ड्राइवर ने मुसलमान सवारी को कुचल दिया होता, आज देश का कौन कौन सा नेता नहीं चीख चीख कर बोल रहा होता कि हिंदुस्तान के अंदर हेट क्राइम हो रहे हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये तो नाजी कैंप जैसी हालत हो गई। देखिए, यही जो दोहरा मानदंड है, मैं बार बार कहता हूँ, दोहरा मानदंड जो है वो इस तरह की घटनाओं को जन्म देता है। और मुझे लगता है कि घटना अपराध की नज़र से ही देखी जानी चाहिए, चाहे ड्राइवर हिंदू होता और मरने वाले मुसलमान होते, या ड्राइवर मुसलमान है और मरने वाले हिंदू हैं। सबसे पहली बात है कि जो नैरेटिव पिछले लगातार इस तरह बन रहा है कि भाई योगी मोदी की आलोचना करने पर अगर किसी को आपत्ति है तो ठीक है, उसको भी अपनी आपत्ति दर्ज करने का एतराज़ है, मान लीजिए उन्होंने रोका। अब इसमें ड्राइवर किस मानसिकता के तहत जो है उसने इस तरह की हरकत की, ये भी बहुत खतरनाक और बहुत गंभीरता का मामला है। यानी कितना हद तक जो है नौजवानों, क्योंकि 25-26 साल की उम्र बताई जा रही है, तो नौजवानों के अंदर किस हद तक जो है एक मानसिकता क्रिएट की जा रही है, भरी जा रही है। मुझे लगता है कि मैं ऐसे मामलों को एक नज़र से देखता हूँ, चाहे ड्राइवर हिंदू हो, मरने वाले मुसलमान हो, या मुसलमान ड्राइवर हो, मरने वाले हिंदू हो। मैं साक्षी के मौत पर अगर साहिल को कोसता हूं तो मैं फिर जो मीरा रोड में घटना हुई है उसमें जो कुतर करके उसने कुकर में पका करके, उसको भी उसी तरह मानता हूं। लेकिन जब साक्षी की मौत पर तो वो एकदम से पूरा देश में एक नैरेटिव बन जाता है और मीरा रोड की घटना पर बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है दोनों तरफ, बिल्कुल ठीक है। या तो आप उसको सिर्फ अपराध की दृष्टि से देखिए, लेकिन मैंने जो कहा कि अगर राजस्थान के अंदर 2 मुसलमानों को जला दिया गया, ये आरोप है, और कहा गया गौरक्षकों ने ये काम किया है, तो उसको हेट क्राइम माना गया, उसके लिए मोदी योगी सरकार के नैरेटिव को जिम्मेदार माना गया। हेट क्राइम है, ये भी हेट क्राइम है। एग्जैक्टली, तो इसको भी हेट क्राइम के दर्जे में की श्रेणी में रखा जाए, सवाल केवल इतना है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है इसके ऊपर। मैं तो बोल रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए ये जो विनोद जी ने बात कही, मुझे थोड़ा सा ऐतराज है जो उनका किस तरह का नैरेटिव युवकों के मन में भरा जा रहा है। चलिए, आज भरा जा रहा है, नहीं आज नहीं, ये मतलब नहीं, मानसिकता देखिए। मजरू सुल्तानपुरी ने जवाहरलाल नेहरू के लिए कह दिया कि हिटलर का चेला लिख दिया, 1 साल जेल में रहे। किस तरह की मानसिकता थी वो? कौन सी मानसिकता है जो आपकी इतनी सी आलोचना पर किसी एक जो है शायर को आप 1 साल के लिए जेल भेज देते हैं जी। तो सवाल ये है, वो बात जो आपने कही, हर्षवर्धन जी ने कही और विनोद ने कही, तीनों लोगों की बात जो है वो है कि अगर आपका रिस्पॉन्स एक जैसा होगा हर क्राइम के खिलाफ, हर अपराध के खिलाफ, हर गलत चीज के खिलाफ, तो समस्या नहीं होगी। जब पिक एंड चूज करते हैं आप, तब समस्या शुरू होती है कि अखलाक का मारा जाना लिंचिंग है, और ये जिसको मिर्जापुर में मारा गया है, ये क्राइम है, सामान्य अपराध है, इसको जो है इग्नोर कर देना चाहिए। चलिए, अच्छा, कुछ और खबरों पर आपकी राय चाहिए, इसलिए जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। पटना की एक दिलचस्प तस्वीर अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह के घर पर हुई एक पार्टी। इस पार्टी में तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव भी थी,
और बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा था वो है हमारी खबर। गाना था बबुआ सीएम होइए। जरा सुनिए। तेजस्वी यादव जी की धर्मपत्नी को घेर कर महिलाएं गाना गा रही हैं, बबुआ सीएम होइए। मतलब हो जाएंगे, मतलब होंगे। तो मतलब होने जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं, वो तो होना ही है। अगर ये सरकार रहेगी और फिर से जीत कर आ जाती है तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना तो तय ही है। नहीं, अगर इसी समझौते के तहत आए हैं नीतीश कुमार। नहीं, अब लोग अगर इस पर लोकगीत बनाने लगे हैं और घर परिवार के लोगों को सामने देख करके उनके सामने अपनी दिल की इच्छा प्रकट करने लगे हैं, तो इसका मतलब कहीं मामला तेजी से बढ़ रहा है। बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि दिखाई ये दे रहा है कि इस बार तेजस्वी यादव बहुत जल्दी में नहीं है। इसलिए जल्दी में नहीं है कि उनको मालूम है कि ये होना ही है, उसके प्रति आश्वस्त हैं, इसलिए जल्दबाजी नहीं है, इसलिए धैर्य दिखा रहे हैं कि अब नीतीश कुमार ज़्यादा से ज़्यादा अगर मुख्यमंत्री रहेंगे तो 2020 तक हो सकता है, उसके 25 तक, सॉरी 2025 तक, या उसके पहले भी हट सकते हैं 2024 के बाद। इसी पर जुड़ी हुई बिहार की छोटी सी खबर आज की एक और है, उस पर भी कॉमेंट अर्जी आपका चाहते हैं। जीतन राम मांझी के बेटे कैबिनेट में थे, मंत्रिमंडल में, उन्होंने सरकार छोड़ दी, कहा मेरी पार्टी को मिलाना चाहते थे, विलय कराना चाहते थे नीतीश कुमार। अब इसका क्या माने, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, जीतन राम मांझी अब आज आ रहे हैं एनडीए की तरफ। देखिए, महत्वाकांक्षाओं को जब एक बार उभार दिया जाए तो उसको फिर ऐसे नहीं होता कि ऑन ऑफ बटन कर दिया। तो जीतन राम मांझी और उनके बेटे की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, अमित शाह उस महत्वाकांक्षा को हवा दे रहे हैं और वो हवा इतनी बढ़िया चल गई है कि उन्होंने कहा भैया आप छोड़ दो, अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे क्योंकि तुम कम दे पाओगे, उधर से हमें थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। तो बबुआ सीएम हुई है तो उधर ठीक है, लेकिन इधर वाला मसला थोड़ा गड़बड़ा रहा है। और अब मैं इसीलिए पहले भी मैंने कहा था, नीतीश कुमार के हाथ से विपक्षी एकता के नेतृत्व की जो ताकत थी वो कम हो रही। जीतन राम मांझी के जाने का बहुत साफ मतलब है, जो कहते थे कि सारी विपक्षी पार्टियां भाजपा के खिलाफ एक है, वो उल्टा होता हुआ दिख रहा है और 24 के चुनाव के पहले और अधिक दिखेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा सुलगता हुआ मुद्दा जिसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, प्रदेश छोटा मुद्दा बड़ा। लव जिहाद के सवाल पर देवभूमि उत्तराखंड में क्यों है तपिश? उत्तराखंड में क्या डेमोग्राफी बदली जा रही है, इसीलिए इतना बवाल है? लव जिहाद से शुरू हुई कहानी मुसलमानों के बॉयकॉट तक कैसे पहुंच रही है, इस पर ओवैसी क्या कह रहे हैं, मदनी क्या कह रहे हैं, सूबे के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए किस्सा कुर्सी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।